हेलो फ्रेंड्स। तो आज केमिस्ट्री में सेकेंड क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग कुछ पढ़ लिए थे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ लिए थे। आज उसमें कुछ रासायनिक समीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे, उसका ही कुछ टॉपिक है। तो इससे पहले आपको बता दें कि यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो को। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो टॉपिक पे। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लिए थे। रासायनिक समीकरण के बारे में बताए थे कि जिसे हम लोग संकेत और सूत्रों की सहायता से मदद से लिख रहे थे, उसे हम लोग क्या बोल रहे थे? रासायनिक समीकरण बोल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देता है कि रासायनिक समीकरण जो होती है मुख्यतः दो भागों में उसे बांटा जाता है। नहीं, दो भागों में बांटा गया है। पहला जो होती है क्या होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है। अब संतुलित किसे कहेंगे और असंतुलित किसे कहेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है संतुलित, उसके बारे में जानते हैं। संतुलित में क्या होती है? बैलेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं। बैलेंस समझ रहे हैं ना? बैलेंस यानी कि दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या? एक अभिकारक और दूसरा प्रतिफल में जो जितना भी जो तत्व था, और अभिकारक में जितना जो तत्व था, ये दोनों क्या, दोनों का जो अणु होनी चाहिए, परमाणु होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं H2 कितना है? 2 है। यहाँ पे Cl कितना है? यहाँ पर भी 2 है। तो ये दोनों देखिए, H2 यहाँ पे 2 था, इधर देखते H2 2 है, H2 2 गो है, आगे रहता है तो इसका मतलब कि ये टोटल में है, ये ग्रुप वाला में है तो ग्रुप के आगे लगा हुआ है तो इसका मतलब कि सभी के दोनों का है। इसके साथ नीचे सिर पे लगा हुआ तो इसका मतलब सिर्फ H का है। तो H यहाँ पे था 2 और यहाँ पे H कितना है? 2। इस यानी कहने का मतलब कि ये दोनों बराबर है। अभी अगला नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या? Cl है। Cl कितना था? 2 था। यहाँ पे Cl देखिए 2। अभी बताया कि क्या, ग्रुप के जब आगे लगा हुआ रहेगा तो उसके दोनों का होगा। अब यहाँ पे नीचे लगा रहता तो सिर्फ Cl का होता, या तो ये H2 के नीचे सिर्फ लगा हुआ रहता तो सिर्फ H का वो अणु होता। ठीक है, तो ये था संतुलित समीकरण। इसका परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें क्या होनी चाहिए? दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, यानी कि बराबर है, समान है, तो वो क्या कहलाएगा? संतुलित कहलाएगा। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस है। बैलेंस कहने का मतलब कि दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब जानते हैं दूसरा जो होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, असंतुलित का मतलब होगा यदि एक बैलेंस हो गया तो दूसरा अनबैलेंस होनी चाहिए, यानी कि दोनों तरफ बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये एग्जाम्पल में दोनों बराबर है या नहीं है। जो यहाँ तो हमें नहीं लेना, बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, n कितना अणु के साथ है? 2 अणु के साथ है। ये कितना अणु के साथ है? H2, ये भी 2 है। तो कहने का मतलब कि अभी ये था 2, इधर भी 2 होना चाहिए, तब तो इक्वल हो जाता। यहाँ पे अभी 1 है। देखिए यहाँ पे 2 अणु के साथ है, मगर ये तरफ जब जाते हैं, प्रतिफल के तरफ जाते हैं तो वो 1 है। तो इसका मतलब क्या जानेंगे कि ये बराबर नहीं है। किसके बराबर? इसके बराबर। H2 है, इधर 2 है, जबकि H3 इधर H जो है कितना है? 3 के साथ, यानी कि दोनों है, ये दोनों बराबर नहीं है। और बराबर न रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब चलते, ये तो 2 पॉइंट हम लोग पढ़ ले किसके? रासायनिक समीकरण को। यदि संतुलित किसे बोलेंगे? जब दोनों तरफ प्रतिफल और अभिकारक दोनों बराबर होगा तो उसे बोलेंगे संतुलित। और जिसमें क्या हो? प्रतिकारक और प्रतिफल दोनों जो होगा क्या होनी चाहिए? बराबर ना होना चाहिए, उसे असंतुलित बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसका कुछ विधि होती है। किसका? रासायनिक जो समीकरण जो होती है उसे हम लोग संतुलित करने की बात किया जाए कि संतुलित कैसे करेंगे सर? कैसे पता तो करेंगे कैसे? इसका विधि भी कुछ होनी चाहिए सर कि हाँ कैसे हम इसे संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने की कुछ विधि है यहाँ पे।
देखते हैं क्या विधि है जो। सबसे पहले तो जानेंगे कि रासायनिक समीकरण में जो तत्व परमाणु संतुलित रहे उसे हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे कि अभी हम लोग पिछला जो उदाहरण था उसमें भी वही चीज किए थे, जिसका संतुलित करने के लिए हमें यही चाहिए जी। देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में देखिए क्या है, KClO3, तो इसे हम लोग पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइडेट, ठीक है। और ये जो इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होती है, पोटेशियम क्लोराइड यहाँ बन जाती है, और यहाँ पे ऑक्साइड सिर्फ O2 का निर्माण हो, यानी KCl3 जो है उसे हम गर्म करते हैं तो ये KCl और प्लस O2। अब इसे हम लोग देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है, जो देखते हैं। K इधर कितना है, 1 है, इधर 1 है, तो 1 है तो छोड़ देते हैं, इसे कुछ नहीं करेंगे। Cl कितना है, 1 है, Cl इधर भी 1 है, छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए O3 है, जबकि इधर कितना है, O2 है, तो अब बराबर हमें करना पड़ेगा। तो जब भी बराबर करना रहे, अब 3 रहेगा तो क्या करें, इधर 3 है, इधर 2 है, अब हम इसमें 1 जोड़ेंगे नहीं, कहेगा कि सर इसमें 2 है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मगर ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, जब ग्रुप में रहेगा तो ग्रुप के आगे, अब मान लिया जाए कि कोई आप एक बिजनेस करते हैं तो उसमें पार्टनर 3 है, एक पार्टनरशिप वाला बिजनेस स्टार्ट किए, एक A था, दूसरा B था और तीसरा C है। अब आप खर्चा कीजिएगा तो ये तीनों में से न कटेगा जी, तीनों में से किसी बिजनेस में लगाए तो ये तीनों में से बैलेंस करना चाहिए। तो उसी तरह से जब आप जोड़िएगा तो ये तीनों में जोड़ना पड़ेगा, ग्रुप में के साथ है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हम लोग 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो K कितना हो गया, 2 हो गया, जबकि K इधर कितना है, 1 है। अब हमें यहाँ पे 2 से लगाना पड़ेगा। अब देखिए K 2 हो गया, K 2 यहाँ पर भी हो गया, Cl 2 हो गया, Cl 2 हो गया। अब O के देखते हैं, O कितना है, 3 दूनी 6, जब ग्रुप के आगे लगा रहेगा तो पीछे वाला से गुना हो जाता है। इधर वाला से गुना क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके साथ 1 अणु था, तो 1 से 2 से गुना करते तो 2 ही आता। अब इस साइड चलते हैं, O तो यहाँ पे 6 हो गया, जबकि इधर कितना है, 2 है, 2 है ना, तो 2 है, तो इसे हमें 6 करने के लिए क्या करें, आगे 3 से लगा देते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए निचला समीकरण में दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कहता है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली कुछ सूचनाएं। कहता है कि हम लोग रासायनिक समीकरण जब करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें कुछ सूचनाएं उससे हमें प्राप्त होती है। क्या क्या चीज प्राप्त होती है उसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट में तो हम लोग क्या जानते हैं कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेतों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे देखिए कहता है कि पहला पॉइंट जो होती है, सबसे पहला पॉइंट तो होती है कि हमें सबसे पहले तो अभिकारक और प्रतिफल पता चलेगा कि अभिकारक रहेगा जो कहाँ रहेगा, कल ही बताया है, पिछला वीडियो में बताया है ना, बाएं तरफ रहेगा, जो क्या रहेगा, बाईं तरफ जो रहेगा उसे क्या अभिकारक बोलेंगे, और जब दाएं तरफ रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट बताया। कहता संकेत की जानकारी देती है, संकेत की भी जानकारी दिया कि नहीं, N2 है, इधर H2 है, तो ये संकेत की जानकारी दिया। इधर क्या है, NH3 है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, ठीक है, अमोनिया बोलते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा पॉइंट जानेंगे क्या, हाँ दूसरा पॉइंट में कहता है रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया में कौन कौन सी पदार्थ भाग लेते हैं और कौन नए पदार्थ का निर्माण करता है, ये भी जानकारी देता है। यहाँ पे जानकारी देती है कि नहीं, जानकारी देती है, जानकारी देखिए कहाँ पे जानकारी दे रहा है, जो जानकारी दे रही है। जैसे कि देखिए यहाँ पे N2 ले रहा है और H2 ले रहा है, यहाँ क्या ले रहा है, NH3 ले रहा है। तो कहता है वही कि रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया में कौन कौन सी पदार्थ का भाग ले रहा है, तो कौन कौन सी, N2 ले रहा है और H2 ले रहा है। और कहता है और क्या चीज का निर्माण हो रहा है, किस चीज की निर्माण हो रही है, NH3 की निर्माण हो रही है।
तो ये भी इसका भी जानकारी देती है। तीसरा कहता है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के अणुओं एवं परमाणुओं की संख्या की जानकारी देती है। जैसे कहता है कि कितना अणु के साथ वो आया है, तो कितना अणु के साथ ही है, एन है जी, कितना अणु के साथ है, 2 अणु के साथ है। जबकि एच है, ये भी 2 अणु के साथ है। जबकि प्रतिफल की बात किया जाए तो प्रतिफल में कितना है, प्रतिफल के पास, इसके पास 2 ही है, क्योंकि इसके आगे भी 2 लगा दिए हम लोग, 2 को है ना, देखिए 2 लगाए, ये नहीं, एक इसके पास और एक इसके पास, यहाँ पे 2 नहीं, ये 6 अणु हो, इसके पास 6 है, ठीक है, गलती हो गया, यहाँ पे 6 होगी। 3 यहाँ पे है, 3 इसके एच के साथ 3 है, नहीं देखो एच के साथ 3 है, और एक ही है जो एक एच, ये यहाँ पे 2 के जगह सिर्फ 4 हो जाएगी, इसको हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है, 6 नहीं 4 होगी, क्योंकि देखिए H जो है जो 3 है और N है जो 1 है, तो 3 1 4 हो गया, तो 4 गो अणु हो गया, इसमें भाग लिया। और इसमें परमाणु जो भाग ले रहा था N के साथ 2 गो था, इसलिए 2 गो, और इसके पास इसके आगे लगा उसे हमें नहीं ले रहे, बैलेंस हम किए हैं, इसके कारण वो 3 और 2 आगे लगा हुआ, तो उससे हमें लेना देना नहीं है अभी, उसके बाद में हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट कहता है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों को मोलों की संख्या की जानकारी देती है। कहता है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों में जितना जो मोल की संख्या जो भाग लेगा, कितना मोल इसके पास है, तो इसका भी जानकारी देती है। जैसे में देखिए एन के साथ कितना मोल है, इसके आगे जितना भी पदार्थ रहेगा उसी को हम लोग मोल बोलते हैं, तो इसके पास कितना भी है, 1 मोल है ना जी, एन के पास कितना था, 1 था, तो इसीलिए 1 मोल लिखे यहाँ पे, और इसके पास था 3 मोल, 3 है ना, 3 है, इसका मतलब कि 3 मोल इसके पास है, किसके पास, हाइड्रोजन के पास। जबकि NH3 की बात किया जाए तो NH3 के पास कितना है, 2 है, तो ये मोल की संख्या की भी जानकारी देती है। ग्राम की बात किया जाए तो इसका भी हो जाएगा, देखिए एन नाइट्रोजन का कितना होती है, नाइट्रोजन का 7, उसका बैलेंसी, उसका परमाणु भार जब बात किया जाए, परमाणु द्रव्यमान आ जाए तो कितना आ जाएगा, 14। कितना अणु के साथ है, देखिए 7 है, 7 तो हो जाएगा नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, और इसके बात किया जाए ये परमाणु भार की, इसे गुना करना पड़ रहा हम लोग 2 से, क्योंकि विषम संख्या है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगी ना। कितना अणु के साथ है, 2 अणु के साथ है, तो फिर से 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो एन है, नाइट्रोजन है, उसमें मोलों आयतन, इसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान के जो अनुपात है कितना है, 28 ग्राम है, किसमें, नाइट्रोजन में। जबकि बात किया जाए किसमें, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1, तो 1 से गुना करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 2, और 2 से गुना कितनी संख्या से ही है, 3 गो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम लोग यहाँ पे चलेंगे NH3 में, तो इसका 4 ग्राम आ जाएगी। अगला कहता है कि यह अभिकारकों प्रतिफलों को द्रव्यमान तो बता दिया, द्रव्यमान का भी पता कर दिया। चौथा कहता है, छठा कहता है कि यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों को अवक्षेपित आयतन की जानकारी देती है। आयतन का भी जानकारी देती है, कितनी इसके पास है, 1 है, तो 1 आयतन इसका 1 लीटर हो जाएगा, 1 है ना। इसके पास कितना है, 3 है, और इसके पास 2 अणु के साथ है, कितने अणु के साथ है, इसके पास 2 था, इसके पास 1 था, इसके पास 2 था। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एक एटम में होती है, एटम में होती है कितना, एक एटम में होती है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ना, तो 22.4 है, इसके पास कितना, 1 है, तो 1 गुना करेंगे कितना, 1 गुना करेंगे 22.4, नहीं तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.4 ही लीटर आएगी। और उसके बाद इसके पास कितना था, 3 मोल था, तो 3 मोल से गुना करेंगे कितना में, 22.4 में, तो
जितना आएगा वो गुना करके वो इसका क्या आ जाएगा, गैसीय अपेक्षिक आयतन हो जाएगी। और उसी तरह से इसके पास 2 मोल था तो 2 से 1 यहाँ गुना करेंगे 22.4 में तो इतना लीटर आ जाएगी। तो ये था हम लोग की सूचनाएं प्राप्त होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो एक समीकरण से हमें इतना चीज को प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण के उपयोग और लाभ। कहने का मतलब है कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या लाभ मिलती है, कुछ तो लाभ होगा तब तो रासायनिक समीकरण हम लोग लिख रहे हैं। तो इसमें निम्नलिखित लाभ हुए, क्या क्या होते हैं चलिए देखते हैं। पहला तो रासायनिक समीकरण को लिखने में आसान होती है, जैसे कि अभी हम लोग लिख रहे थे H2 लिखते हैं और O2 लिखते हैं, बनता है क्या चीज, जल, ये जल बना। तो कहने का मतलब H2 और O2 लिख दिया, बना दिए जल। कितना सिंपल लगा कि H2O दे दिए। ऐसी चीज को पहले यदि इस रासायनिक समीकरण का खोज नहीं हुआ था तो हम लोग को लिखना पड़ता था, क्या लिखना पड़ता था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस और मिलकर बनती है क्या चीज की, जल का निर्माण होता है। तो ये बड़ा था, तो ये हमें क्या हुआ कि हमें लिखने में आसान हुआ, सिंपल सी, थोड़ा सा ही समय लिए, समय कह सकते समय भी कम लिया, तुरंत लिखा गया, सिंपल सी है। चलिए दूसरा पॉइंट कहता है कि याद करने में समय की बचत होती है। याद भी करने में हमें क्या होती है, समय की बचत होती है और आसानी से लिखा भी जा सकता है, हम छोटा सी है। तीसरा है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफलों के निश्चित द्रव्यमानों का पता चलता है और कितना कितना द्रव्यमान के होते हैं वो भी पता चलता है। अभी बताया नीचे जो द्रव्यमान वाला पिछला टॉपिक में जो बताया, कहता है कि उससे भी हमें क्या होती है, प्रतिफल का द्रव्यमान पता चल जाती है और क्या चीज पता चल जाती है, उसका आयतन भी पता चल जाती है, मोल भी पता चल जाती है, ये सब सभी चीज को पता कर सकते हैं। तो यही भी एक लाभ है। कहता है पूरे विश्व में रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, कहता है जिससे जानकारी प्राप्त करने में कठिनाइयां नहीं होती है। तो ये था हम लोग का रासायनिक समीकरण के लाभ था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या होती है, कहाँ तक हम लोग इस चीज की पता कर सकते हैं, क्या क्या चीज जानकारी हमें मिल सकती है इससे रासायनिक समीकरण को लिखने से। तो पहला इससे जो मिलती है, क्या मिलती है, अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। एक पॉइंट तो हमें ये रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो भौतिक और जो इसका अभिकारक और प्रतिफलों की जो भौतिक अवस्था होती है इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है जब रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो दूसरा अभिक्रिया से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दिशाओं, ताप, द्रव, ये द्रव हो जाएगी, द्रव, सांद्रण, उत्प्रेरक में संभव है। कहता है, कहने का मतलब क्या हुआ इसका कि कोई भी अभिक्रिया हम लोग लिखते हैं तो उसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि किसके पास ताप ज़्यादा है, कौन ताप के ज़्यादा ताप ले रही है और कौन कम ताप ले रही है। ठीक है, आगे कहता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित का पता नहीं चलता है। कहता है कि कोई भी अभिक्रिया हम लोग लिखते थे तो उसमें हमें ये नहीं पता चलता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन यहाँ पे हो रही है अपने आप और ऊष्मा का उत्सर्जित नहीं हो रही है, ये चीज नहीं पता चलता, हमें दिखाना पड़ता है वहां पे। ठीक है, अगला कहता है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के दौरान वेग का पता नहीं चलता है। हाँ, ये भी नहीं पता चलता है एक चीज की, रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग कराते हैं तो उसमें कितना जल्दी, कितना समय, कितना वेग से वो ये कर रही है अभिक्रिया, ये हमें नहीं पता चलती है। ठीक है, अगला है जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विस्फोटक के साथ होती है। कहता इस बात को भी पता नहीं चल पाती है। जैसे कि हम लोग को चूना को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, चूना को जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो गर्म हो जाती है। हमें ये पहले पता नहीं होती है कि उसमें हम पानी में डालेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसा पदार्थ होती है कि जिसे हम लोग मिला जैसे ही अभिक्रिया कराते हैं तो विस्फोटक के रूप में पैदा करती है। तो ये भी चीज़ हमें पता नहीं चल पाती है। ठीक है, तो ये था हम लोग का
तो ये था हम लोग का दूसरा टॉपिक पढ़ लिए और ये लास्ट टॉपिक था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। और एक बात जाते जाते बता दें कि यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।